दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हम आपके लिए रिवीजन के सेशन को लेकर के आ चुके हैं और ये रिवीजन का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें आप रैपिड फायर अंदाज में आप ये देखते हो कि आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उनमें से आपकी कितनी चीज़ें तैयार हैं। तो आप फटाफट दोस्तों फटाफट अंदाज में काफ़ी कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस को करते हो। तो आप आइए फटाफट देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं हम कि इस संरचना का IUPAC नाम क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको देगा पेपर में और आपसे पूछा जाएगा कि उसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर आपका दिया जा सकता है, ये आपके एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे इसका IUPAC नाम लिखेंगे। ठीक है, इसका IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले अगर हम नेमिंग करेंगे तो इधर से नेमिंग करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह पहले आता है, तो COOH से नेमिंग करेंगे तो एक, ये दो और ये तीसरा पोजीशन हो जाएगा और ये आखिरी 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो कीटो पोजीशन है, ये जो कीटो पोजीशन है दोस्तों, ये तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो सीधे तौर पे आप ए नंबर ऑप्शन को पकड़ लीजिए कि भाई 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपने देखा कि भाई कीटो समूह जो है तीसरे पोजीशन पे आ रहा है तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट कि प्राकृतिक गैसों में मुख्य रूप से होता है। ठीक है, नेचुरल गैस में आपका मुख्य रूप से क्या होता है, आपको फटाफट दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेचुरल गैस में आपका मुख्य रूप से क्या होता है। मेथेन होता है या नॉर्मल ब्यूटेन होता है या नॉर्मल ऑक्टेन होता है या ऑक्टेन का मिश्रण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, फटाफट अंदाज में देखते हुए चलिएगा कि आपका मेथेन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेथेन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैसों में मुख्य रूप से जो होता है दोस्तों आपका ये मेथेन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि निम्न में से किसे कोल तार से उत्पादित किया जाता है। आपको बताना है कि इसमें से किसे जो है आप कोल तार से उत्पादित करते हैं। संश्लेषित रंग, दवाइयाँ, इत्र या फिर ये सभी, इनमें से कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कोल तार से उत्पादित की जाती हैं। तो संश्लेषित रंग भी आपका कोल तार से उत्पादित किया जाता है, दवाइयाँ भी आपकी कोल तार से उत्पादित की जाती हैं, इत्र भी आपका कोल तार से उत्पादित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, यानी कि ये सभी आपके जो हैं दोस्तों किससे उत्पादित किए जाते हैं, कोल तार से आपके उत्पादित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मिट्टी के तेल का उपयोग फ्यूल के रूप में किया जाता है। यानी कि जो मिट्टी का तेल होता है आमतौर पे आप देखते हो कि इसको आप ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो मिट्टी के तेल का जो उपयोग होता है ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है आपको बताना है फटाफट। ये कम वाष्पशील है, अधिक वाष्पशील है, ठीक है, या फिर आपका सस्ता है, या फिर आपका ये बहुतायत में उपलब्ध है। बहुतायत में उपलब्ध का मतलब होता है दोस्तों आप लोगों का कि ये आप लोगों का कैसा है दोस्तों, आप लोगों का कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है आपके अर्थ क्रस्ट में, इसके कारण आप इसका यूज़ करते हो। फटाफट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, बताइए। और देखिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि फ्यूल से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये आपका सबसे अधिक वाष्पशील होता है दोस्तों, जिसके कारण आप लोगों का इसको हम यूज़ फ्यूल के तौर पे करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, देखिए ध्यान से, स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन चमक रहा होगा और इसका उत्तर बताना है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आग बुझाने के लिए जो आप यूज़ करते हो दोस्तों, ये आप यूज़ करते हो किस चीज़ का, CCl4 का। और CCl4 क्या होता है आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ठीक है, ये है आपका दोस्तों CCl4 का डायग्राम, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। ठीक है, CCl4 4 क्लोरीन एक कार्बन के साथ, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि अगर आप एथेनॉल से डाई एथिल ईथर जो है अगर बनाना चाहते हैं तो ये आपकी जो अभिक्रिया होती है ये किस पर आधारित होती है। ठीक है, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का निर्माण किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, ईथर के बारे में आप सिंपल समझ जाइए कि ROR- प्रकार का यौगिक आपका ईथर कहलाता है। ठीक है, ROR- प्रकार का यौगिक आपका ईथर कहलाता है और एथेनॉल से बनाया जा रहा है, मतलब कि आपका क्या होगा दोस्तों, एथेनॉल से बनाया जा रहा है, यानी कि ये एक प्रकार का आपका OH ग्रुप है। ठीक है, OH ग्रुप आपका है और एक है आपका ROR- ऐसा वाला ग्रुप। ठीक है,
तो एथेनॉल से जो आपका डाई एथिल ईथर बनता है ये आपका निर्जलीकरण पर आधारित होता है। ठीक है, किस पर आधारित होता है? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि कहता है कि भैया एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना आपका किस पर आधारित है? तो निर्जलीकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। तरंग जो होती है, वेव जो होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या स्थानांतरित करती है? या क्या ये ऊर्जा स्थानांतरित करती है, आयाम स्थानांतरित करती है, तरंग दैर्ध्य स्थानांतरित करती है, या फिर द्रव्य को स्थानांतरित करती है? बताइए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एनर्जी। ठीक है, जो आपका तरंग होती है वो एक स्थान से, ठीक है, दूसरे स्थान तक एनर्जी को क्या करती है दोस्तों? आप लोगों का स्थानांतरित करती है। अगला क्वेश्चन है साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन आपका दिखाई पड़ता है? ठीक है, साबुन का जो बुलबुला होता है आपका किस से कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण के कारण आपका साबुन का बुलबुला जो होता है दोस्तों ये रंगीन दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है कि एक एन प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है? ठीक है, आपका ऑप्शन है आपके पास ऋणावेशित होता है, उदासीन होता है, धनावेशित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका उदासीन होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि अगर चाहे एन टाइप का क्रिस्टल हो चाहे पी टाइप का क्रिस्टल हो, वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 ग्राम यूरेनियम के तुल्य ऊर्जा है। ठीक है, आपको बताना है कि 1 ग्राम यूरेनियम के तुल्य आपकी कितनी ऊर्जा निकलती है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 9.0 इंटू में 10⁻13 जूल। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा? 1 ग्राम यूरेनियम के तुल्य आपकी ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि जो फेन प्लवन प्रक्रम होता है उस फेन प्लवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल कौन सा होता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है कि कौन सा तेल आपके पास प्रयोग में लाया जाता है अगर आप फेन प्लवन प्रक्रम की बात करोगे तो। ठीक है, तो फेन प्लवन प्रक्रम का बात करोगे तो इसमें आपका चीड़ का जो तेल होता है ये आपका यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फेन प्लवन प्रक्रम में आपका चीड़ का तेल प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है? ठीक है, वीक एसिड आपको सेलेक्ट करना है। इनमें से पहला HCl है, दूसरा CH3COOH है, तीसरा आपका नाइट्रिक एसिड है, चौथा आपका H2SO4 है। सबसे अधिक दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो आपका जो दुर्बल अम्ल हो जाएगा वो ये हो जाएगा दोस्तों CH3COOH। ठीक है, CH3COOH जो होता है एथेनोइक एसिड, ये आपका दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो भी कार्बन से मिलकर के बना हुआ जो एसिड रहेगा जिसके अंत में आपका COOH लगा होगा, ये सारे के सारे जो दोस्तों एसिड होते हैं ये कैसे होते हैं दोस्तों आपके? तो ये होते हैं आपके दुर्बल। इसका बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसमें आपका दोस्तों ये क्या करता है दोस्तों, आप लोग का एक प्रकार का ऑक्सीकारक का काम करता है। नीचे दिया गया समीकरण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का कार्य आपको बताना है। तो SO2 का कार्य आपका एक प्रकार का क्या होता है? तो SO2 का कार्य जो होता है दोस्तों आपका एक प्रकार का किस चीज़ का होता है? ऑक्सीकारक का होता है। अब इसमें प्रबलतम बंध पूछ रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बनने वाला बंध होता है वो आपका प्रबलतम बंध होता है। ठीक है, प्रबलतम बंध पूछ रहा है मतलब कि आपका सबसे अधिक जो आपका स्ट्रांग रहेगा जो। ठीक है, प्रबलतम बंध मतलब कि स्ट्रांग बॉन्ड आपका किसके किसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब अगला है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि जो नाइट्रोजन होता है ये आपका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ठीक है, तो ये आपका Mg3N2 बनाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका किसी ऑप्शन में नहीं है लेकिन Mg2N3 है, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, Mg3N2 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप यहाँ से याद रखिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास रिवीजन के लिए आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन CHCl3 का IUPAC नाम। ठीक है, आपको बताना है CHCl3 का IUPAC नाम क्या होता है। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है,
यहाँ पे ये क्लोरीन है, यहाँ पे ये क्लोरीन है, यहाँ पे ये क्लोरीन है। ठीक है, 3 क्लोरीन, एक आपके पास हाइड्रोजन है। तो आपके पास क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका बी ऑप्शन दोस्तों आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये IUPAC नाम जो होता है दोस्तों आपका, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे बी ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप ये समझिए कि आपके पास 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन है तो ट्राई हो गया, ट्राई क्लोरोमेथेन, तो इसका ट्राई क्लोरोमेथेन आपके पास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, CHCl3 का जो IUPAC नाम हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका? ट्राई क्लोरोमेथेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास कि कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि, ठीक है, कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि इसके यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, इनमें श्रृंखलन का गुण होता है, कार्बन यौगिक की अभिक्रिया धीमी होती है, या आपका कार्बन एक धातु है। ठीक है, आपको बताना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका इस तरीके के क्वेश्चंस तो आपको एटलीस्ट देखने को मिलेंगे ही कि कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों? बताइए, फटाफट बताइए। इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी पाई जाती है कार्बन के यौगिकों के मध्य। ठीक है, कार्बन के कंपाउंड के मध्य जो आपकी प्रॉपर्टी पाई जाती है वो आपकी इस चीज़ की पाई जाती है, जिसके कारण आप लोगों की कार्बन के यौगिकों की श्रृंखलाएँ अधिक होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन मेथेन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। ओजोन आपकी मेथेन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है आपको बताना है। ठीक है, मेथेन के साथ अभिक्रिया करती है ओजोन, तो क्या बनाती है? फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? HCHO आपकी बनाती है। HCHO क्या होता है आपका? फॉर्मेल्डिहाइड आपका होता है। ठीक है, अगला है आपका दोस्तों धुरंधर बैच और इसके साथ ही साथ पांडे जी टेक्निकल ऐप। आप पांडे जी टेक्निकल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोगों का, ये अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि से है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि होती है ये आपसे सबसे अधिक पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ आपसे बहुत अधिक पूछी गई है, अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि। तो जो अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि होती है उनमें आपका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, उनमें आपका आयरन एज ए कैटलिस्ट होता है और मोनिब्डेनम एज ए प्रोमोटर होता है। आयरन एज ए कैटलिस्ट, मोनिब्डेनम एज ए प्रोमोटर, तब जाकर के आपका अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इस ऐसे आपको चलना है। अगला है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। ओके, बताइए कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या उदाहरण होता है। मैं आपको सिंपल एक बार बता देता हूँ कि प्लास्टिक से आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसका जो उदाहरण हो जाएगा, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बेकेलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो बेकेलाइट आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ये आपका उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम गोल्ड होता है। ठीक है, आपको बताना है रोल्ड गोल्ड आप जिसे कहते हो ना दोस्तों, कृत्रिम गोल्ड आप उसी को कहते हो। ठीक है, कृत्रिम गोल्ड आपका क्या होता है आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है। बताइए फटाफट कि आपका कृत्रिम गोल्ड क्या होता है, फटाफट आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आपसे चाहिए क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बताइएगा। निस्तापन बताइए क्या होता है। भर्जन तथा निस्तापन से क्वेश्चंस आपके निकल के आएंगे, तो आपके भर्जन तथा निस्तापन का भी पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बताइए निस्तापन क्या होता है आपका। ए ऑप्शन है कि वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, या फिर आपके बाकी सारे ऑप्शंस। तो आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट है भाई, ये डेफिनेशन बेस्ड है, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अगर आप अयस्क को गर्म करते हैं तो ये आपका निस्तापन होता है। ठीक है ना, तो आपको इसी तरीके से
रिवीजन करते रहना है और रिवीजन के माध्यम से आपको शानदार आंसर देते रहना है, तब जा कर के आपको बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी पॉसिबल हो पाएगी। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे सिंपल एक बात कहता हूँ, जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा दोस्तों आप लोगों की तैयारी बेहतर होगी। तो इसलिए बेहतर तैयारी के लिए हमारे पास ऑलरेडी जितने वीडियोज़ हैं सारे वीडियोज़ को देखिए, पांडे जी टेक्निकल ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उसमें आप आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए।